नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। आज बिहार की राजनीति को लेकर के कई सारी खबरें हैं और एक अहम खबर यह है कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए। मनीष कश्यप यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं और आपको याद होगा कि उन पर गलत खबर चलाने का आरोप लगा था और वो भी तमिलनाडु में मजदूरों के साथ हो रहे बर्बरता को लेकर के, जो उनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने किस तरीके से फेक वीडियो चलाया था, उन पर एनएसए भी लगाया गया था, जबकि एनएसए बाद में हटा दिया गया। मनीष कश्यप आज मनोज तिवारी द्वारा पार्टी में शामिल करा लिए गए। सवाल यह उठता है कि मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को पार्टी में शामिल करा करके जो बेतिया में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे, बीजेपी को इस मुश्किल से मनोज तिवारी ने तो बचा लिया। लेकिन दूसरा गंभीर सवाल भी है जिसकी चर्चा बहुत तेज है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से काराकाट में पावर स्टार पवन सिंह के समर्थन में लोग उमड़ रहे हैं, उनके रोड शो में जितनी भीड़ हो रही है, पावर स्टार पवन सिंह को भी मनोज तिवारी मना सकते हैं, क्योंकि मनोज तिवारी ने यह बयान दिया है कि वो बात करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि काराकाट की सीट बचाने के लिए भी क्या मनोज तिवारी प्रयास करेंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बेतिया जहां से डॉक्टर संजय जायसवाल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं और सांसद भी हैं, उनके खिलाफ मनीष कश्यप ताल ठोक सकते थे। मनीष कश्यप तो अब बीजेपी में आ गए। बीजेपी में आने का साफ मतलब है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो दो प्रमुख खबरें हैं जिसकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। साथ ही साथ मैं चर्चा ये भी करूंगा कि दूसरे चरण के चुनाव से पहले जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है बिहार में, तेजस्वी यादव ने तो सीधा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगा दिया कि वो किस तरीके से अपने साथ पैसे ला रहे हैं और जहां जहां जा रहे हैं अपने प्रत्याशियों के बीच में पैसों का बंटवारा कर रहे हैं और इसमें उनकी मदद एजेंसीज कर रही हैं। यह गंभीर आरोप है। आरोप तेजस्वी यादव के द्वारा लगाया गया है, लेकिन यह आरोप लगाने वाले जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ भी कल जेडीयू ने बड़ा सवाल उठाया है। जेडीयू ने तो यहां तक कह दिया कि तेजस्वी यादव को मिले चंदे में, जी हां, आजकल जो बॉन्ड के रूप में चंदा मिलता है उसमें तकरीबन 63% पैसा शराब कंपनियों द्वारा दिया गया है। नीतीश कुमार को इस बात की खबर लग गई थी कि शराबबंदी को हटाने के लिए तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, इसलिए उनको चंदा के रूप में भारी भरकम रुपए शराब व्यवसायी दे रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने मौके को भांपते हुए आरजेडी से किनारा कर लिया। यह भी एक गंभीर आरोप है। लेकिन आरोप पप्पू यादव के द्वारा भी लगाया गया है, जो कि हॉट सीट बन चुके पूर्णिया के गंभीर उम्मीदवार हैं। उनकी जीत को लेकर के चर्चा बहुत तेज है। उन्होंने सीधा लालू परिवार को चुनौती दी है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि पप्पू यादव ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कितना दम है, क्योंकि उनको गाड़ी से उतार करके उनकी गाड़ी की चेकिंग एक एसडीएम द्वारा की गई और उसके बाद पप्पू यादव ने इस तरह के आरोप लगाए। बहरहाल हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले दिखाते हैं कि दूसरे फेज के चुनाव से ठीक एक दिन पहले बिहार की राजनीतिक गतिविधियां क्या हैं, तेजस्वी क्या कह रहे हैं, पप्पू क्या कह रहे हैं और अन्य नेता क्या कह रहे हैं। आइए पहले उसको देखते हैं। मेरी माँ जो है मुझे लेके आई है। मनोज भैया के साथ हम लोग जो है कल बिहार से आए और इन लोगों के वजह से ही मैं जेल से निकल पाया। मेरा बुरा दिन जो है मेरे जिंदगी का खत्म हो पाया, इसलिए मैं बीजेपी में ज्वाइन किया और बिहार को मजबूत करना है। बिहार में जो लालू परिवार जो बिहार को लूट के बर्बाद किया, खसोट लिया पूरे बिहार को,
तो इसलिए जो है मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी के साथ अब मिलकर जो है मैं बिहार को मजबूत करूंगा। देखिए, जो आरोप लगाया गया पटना कोर्ट ने, सारा केस में जो है मुझे बेल ही नहीं, मुझे उस कोर्ट में बाइज्जत बरी भी कर दिया, एनए से मेरे ऊपर से हटा दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरी लड़ाई पहले भी जो है सनातन को जो बदनाम करते थे, जो राष्ट्रवाद के खिलाफ लोग थे, उन लोगों के खिलाफ मेरी लड़ाई पहले भी थी, आज भी है। मनीष भैया, इतने खबर आ रहा कि वो बहुत सारा बैग उठा के लाए हैं, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा वहाँ बांट रहे, चेक करवा ले। आरोप सत्य है, झूठ नहीं बोल रहे। एजेंसियां खुल के मदद कर रही हैं उनको। दिल्ली से आ रहे हैं, 5 बैग भर के ला रहे हैं और क्षेत्रों अजीत सिंह डीएसपी के बारे में मैं पहले भी चुनाव आयोग को लिख चुका और मेल कर चुका। इसकी जब पोस्टिंग भी थी तो मैं जानता था कि मेरे खिलाफ इनकी पोस्टिंग यहाँ हुई है और एक अच्छे डीएसपी को हटा करके, और इसमें एमएलसी की भूमिका थी इसकी पोस्टिंग में। आज जब लॉ कहता है कि एक कैंडिडेट को अपने क्षेत्र घूमने का बूथ तक परमिशन है, हमको बूथ में जाने तक का परमिशन है, जहाँ पर हमारे प्रिजाइडिंग अफसर बैठते हैं। और आज जब हम गांव-गांव अपने लोगों से मिल के आ रहे थे तो भाई कोई मैक नहीं न था, पर्चा नहीं न बांट रहे थे, पैसे नहीं न बांट रहे थे। यहाँ आते ही अभिजीत सिंह मेरे साथ बदतमीजी की, तुम तलाक किया, सारी चीजें की। हाँ बिल्कुल, एकदम जी 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 एकदम ये एकदम कानून है। क्या होना चाहिए? उसके बाद हमको कहता है नीचे उतरो। हमने कहा कि हम तो जानते ही थे कि आप आए हैं, इसीलिए, और आप पैसा लिए हमको मरवाने के लिए, नीचे उतरो। तो हमने कहा क्या चाहते हैं, हत्या करवाना? तब हम नीचे में आकर के धरना पर चुपचाप, अकेले, कोई नहीं था। जब हमारी वीडियो हुई तब सारे मुखिया जी समर्थक आना शुरू हुए और तब हमारी जान बची। हमको लगा कि डीएसपी अभिजीत सिंह कोई ना कोई अप्रिय घटना न कर दे। तो आपने सुना पप्पू यादव किस तरीके से नाराज दिखाई पड़ रहे थे और उन्होंने साफ कहा कि उनके खिलाफ इस ऑफिसर की बहाली एक एमएलसी ने कराई है। पप्पू यादव जिस बात की चर्चा कर रहे थे उससे साफ दिखाई पड़ रहा था कि पप्पू यादव काफी आहत है। बड़ा सवाल यह उठता है कि पप्पू यादव की नाराजगी जिस बात को लेकर के है, क्या उनके साथ वाकई बदसलूकी की गई या पप्पू यादव कानून तोड़ रहे थे? दूसरी बात आपने सुनी कि किस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं 5-5 बैग ला रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूं। सवाल यह उठता है कि पैसों का खेल करने का आरोप जो तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, उनके पार्टी के भी प्रत्याशी बीमा भारती के 2 पीए पैसों के साथ पकड़े गए। ऐसे में सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव के आरोपों में कितना दम है। और तीसरी खबर आपने देखी कि मनीष कश्यप, यूट्यूबर, चर्चित शख्सियत, किस तरीके से अब भाजपा में शामिल होकर के भाजपा का राग अलापना शुरू कर चुके हैं। और हम चर्चा करेंगे कि पूर्णिया के साथ इन तमाम गतिविधियों का असर दूसरे फेज में क्या पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहा है एक पैनल जिनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सरोज सिंह जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है। हमारे साथ शिवम जुड़ गए हैं भागलपुर से, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मोहित पंडित जुड़ चुके हैं पूर्णिया से, आपका बहुत स्वागत है। हम सीधा पूर्णिया की चर्चा से शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन का। मोहित पंडित, आप बताएं कि पूर्णिया में माहौल किस तरीके से है? क्या पप्पू यादव के तरफ हवा का रुख मुड़ चुका है या लड़ाई कांटे की है? बीमा भारती अभी भी लड़ाई में नहीं आ पाई हैं, या यह मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से पूर्णिया को प्रतिष्ठा का विषय बना लिया था, लगातार कैंप किए हुए थे, इसका फायदा बीमा भारती को मिलने जा रहा है? देखिए, विगत 2 दिनों में जो घटनाक्रम हुई है, जो तेजस्वी यादव के काफिले पर जो
पप्पू यादव के समर्थक हैं, उन्होंने पर्चा फेंका था, गाड़ी रोका था, हंगामा किया था। उसके बाद और इसके बाद तुरंत थोड़ी देर के बाद जो बीमा भारती के समर्थक हैं, उन्होंने पप्पू यादव के साथ जो गाली गलौज किया फेसबुक के माध्यम से, तो इसके बाद जो है बिल्कुल यहाँ का फिजा जो है बदला है। लोगों में ये एक गलत मैसेज गया है दोनों उम्मीदवार के प्रति, और कहीं न कहीं जो वोट बैंक था उसमें बिखराव हुआ है। जो पप्पू यादव का वोट बैंक था उसमें भी कुछ बिखराव हुआ है, जो बीमा भारती का वोट बैंक है उसमें भी बिखराव हुआ है। इसमें कहीं न कहीं जो एनडीए को कुछ न कुछ फायदा नजर आ रहा है। मगर अभी जो घटनाक्रम की जो चर्चा कर रहे थे, तो अभी फिलहाल जो है रुपौली जो थाना है वहां पे वाहन चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों को पकड़ा गया। उस 2 गाड़ी में जो बीमा भारती के जो अभी वर्तमान में जो पीए हैं और जो पूर्व के जो पीए हैं, जिनका नाम अभी अरविंद कुमार और सूर्यभान जसवाल है, उनकी गाड़ी, और पूर्व पीए जो है महावीर मंडल, उनकी गाड़ी को रोका गया। तो गाड़ी का जो स्कॉर्पियो गाड़ी का नीचे जो मैट होता है, वो मैट के नीचे पूरे तरह से 10 लाख रुपए को बिछा के वो ले जा रहे थे, जिनको अभी पुलिस ने रुपौली थाना में रखा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी गई है। अधिकारी भी पहुंच चुके हैं, पहुंच के वहां उनकी जांच कर रहे हैं और सोर्स का पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये लोग पैसा कहाँ से ला रहे थे। ये पैसा जो लेके भवानीपुर से ये लोग निकले थे, सूत्र बता रहे हैं कि भवानी से निकले थे और मोहनपुर की तरफ जा रहे थे। मोहनपुर से होते हुए वो जो रास्ता है मोहनपुर की तरफ, वो कोढ़ा विधानसभा में जाता है, और कोढ़ा का जो क्षेत्र है वो अभी लोकसभा पूर्णिया के अंतर्गत आता है। नहीं, तो इतना बवाल हुआ चुनाव के पूर्व संध्या पर, क्या लोगों में इस तरह की बात फिर से होने लगी कि 2 बाहुबली, क्योंकि बीमा भारती के पति भी तो बाहुबली जाने जाते हैं, क्या इस तरह का कोई मैसेज वैश्य समाज में गया है क्या कि अगर ये दोनों आमने सामने होते हैं तो पूर्णिया का फिजा एक बार फिर आतंक से पट जाएगा और वो अच्छा नहीं होगा? और ये अगर इस तरह का माहौल बनता है तो संतोष कुशवाहा के पक्ष में, क्योंकि एनडीए समर्थक इसी बात का इंतजार कर रहे थे, एनडीए समर्थक कह रहे थे कि जो प्रबुद्ध मतदाता हैं वो हमारे तरफ ही आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका जीवन सुखमय और शांतिमय उन्हीं के प्रत्याशी के सांसद बनने के बाद ही संभव है। क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल, जो पूर्णिया के जो मतदाता है शुरू से अमन चैन पसंद कर रहे हैं। 90 के दशक को उन्होंने देखा है कि किस तरह यहाँ पर क्राइम था। जो अवधेश मंडल जिनकी बात कर रहे हैं वो एक गिरोह चलाते थे यहाँ पे, फैजान ग्रुप इनका नाम था, और पप्पू यादव के बारे में भी आरोप लगाते इन पर अजीत सरकार का। तो यहाँ के लोग अमन पसंद है, वो चाहते हैं शांति हो, विकास हो या ना हो उससे मतलब नहीं है यहाँ के लोगों को। यहाँ के लोगों को मतलब है शांति से जीना चाहते हैं। कोई भी अगर जो भी यहाँ पर प्रत्याशी हैं, दोनों प्रत्याशी को देख रहे हैं कि वो दमन प्रवृत्ति के हैं। एक संतोष कुशवाहा के प्रति जो नेगेटिव छवि जा रहा है, उनके प्रति पॉजिटिव कि चलो भाई ये कुछ किए नहीं है तो कुछ बिगाड़े भी नहीं है, इस वजह से उनका वोट बैंक जा रहा मजबूत होता जा रहा है। और दूसरी ओर संतोष कुशवाहा शुरू से किसी और पे नहीं, सिर्फ एक 2 चीज पे वो फोकस कर रहे हैं। एक मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, दूसरा पूर्णिया को अमन चैन जो चलिए एक सवाल मैं और पूछूंगा, फिर मैं सरोज सिंह के पास जाऊंगा। जो सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, यादवों की है, क्या तेजस्वी यादव उनको तोड़ने में कामयाब हो पाए हैं क्या? सवाल ये बड़ा है। और अति पिछड़ों का रुझान किधर दिखाई पड़ रहा है पूर्णिया में? मोहित, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी, अति पिछड़ों का रुझान जो है उसमें लगभग वोट का बंटवारा हो चुका है। अभी कुछ वोट जो है बीमा भारती की तरफ भी है, कुछ संतोष कुशवाहा की तरफ भी है, और कुछ वोट बैंक जो आदिवासी समुदाय के हैं वो कुछ वोट काट के ले जा चुके हैं अभी पप्पू यादव जी। और ये वोट का बंटवारा हो चुका है। एक लग रहा था कि यहाँ मुस्लिम वोट, जो मुस्लिम वोट शुरू में पप्पू यादव की तरफ दिख रहा था, वो मुस्लिम वोट भी आज बढ़ चुका है। बनमनखी से लेकर कोढ़ा विधानसभा में जो वोट जो है बढ़ चुका है। वो लालू यादव के प्रति कुछ लोगों का जो पुराना रुझान ये है उसके तरफ जा रहा है, और वो मुस्लिम वोट भी बढ़ा है, यादव वोट भी बढ़ चुका है। सरोज सिंह, पूर्णिया की लड़ाई किस ओर जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि दूसरे फेज में सबसे हॉट सीट पूर्णिया ही है और पूर्णिया की चर्चा पूरे देश में हो रही है। क्या वहां से निर्दलीय प्रत्याशी जीतेगा या तेजस्वी यादव की कड़ी मेहनत के बाद
संतोष कुशवाहा बाजी मार ले जाएंगे, क्योंकि बीमा भारती वर्सेस पप्पू यादव में फायदा संतोष कुशवाहा को मिल सकता है, इसकी संभावना नजर आती है आपको? देखिए पंकज भाई, भी मोहित पंडित जी ने बहुत ही अहम बात कही है। हम लोग पहले दिन से यही मान के चल रहे थे कि जो मुस्लिम वोटर है और यादव का वोटर है उसका ट्रेंड क्या रहता है। देखिए कल तक 24 घंटे पहले तक ये मान के चला जा रहा था कि वो वोट 90% पप्पू यादव के साथ ही जाए, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं, पंडित जी ने भी खुद कहा कि डिवीजन हुआ है। बीमा भारती के पक्ष में भी माई समीकरण का वोट जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए ये संतोष कुशवाहा के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि सारा चीज डिपेंड कर रहा था मुस्लिम वोटर पर। 4,40,000 मुस्लिम वोटर वो क्या करेंगे अगर उस वोट पे डिवीजन है। डिवीजन अगर 2-2 दिन कैंप करते हैं तेजस्वी यादव, 40-40 विधायक कैंप करते हैं पूर्णिया में, मनोज झा खुद पूर्णिया में है, तमाम चीजें हो रही है। इसके बावजूद भी अगर माई का वोट तेजस्वी यादव के पास नहीं आएगा तो आगे के सियासत के लिए ये एक बुरी खबर होगी आरजेडी के लिए। इसीलिए पूरी कोशिश है कि हम जीते ना जीते, पप्पू यादव नहीं जीते, मुस्लिम और यादवों के वोट में डिवीजन कम से कम हो, ताकि संदेशा जाए कि ये वोट आरजेडी के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है, किसी तीसरे से कहने पर ये वोट नहीं जाएगा। और अभी जो खबरें बता रहे थे पंडित जी कि डिवीजन दिखने लगा है। पहले जो वोट एक मुश्त दिख रहा था पप्पू यादव के साथ, उसमें डिवीजन है, मुसलमान वोटर में भी और यादव वोटर में। बाकी वोट कहाँ जाना है वो फिक्स हो चुका है। यही वोट ऐसा है जिसको तय करना है पूर्णिया के इस हाई प्रोफाइल चुनाव को। और जैसे जैसे वोट शिफ्ट हो रहा है ये निश्चित तौर पर है कि आपका म्यूट हो गया आवाज। जी हां बोलिए, सरोज जी बोलिए। जी हम सवाल नहीं सुन पाए पंकज भाई, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। नहीं आप बोल रहे थे, बीच में आवाज आपकी म्यूट हो गई। अच्छा आवाज आ रही थी। हम यही कह रहे थे कि जो एक ट्रेंड तय होना था पूर्णिया को लेके, वो ट्रेंड अब धीरे धीरे ये तय हो रहा है। और मुस्लिम और यादव वोट जिस तरह से बट रहा है पूर्णिया में, ये संतोष कुशवाहा के लिए अच्छा साइन है, जेडीयू के लिए अच्छा साइन है। लेकिन पप्पू यादव ने जितनी मेहनत की है उस हिसाब से लगता है कि वो दौड़ में अभी तक बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो तीसरे पोजीशन पर चले गए हैं, दौड़ में है, बंटवारा जरूर हो रहा है, अभी भी समय है। गोलबंदी अगर उल्टी होती है तब मुकाबला संतोष कुशवाहा के लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन जैसा कि मोहित पंडित जी कह रहे हैं और हमारे पास भी जो इनपुट है, डिवीजन हुआ है माई वोटों में। जैसा 90% जो जा रहा था पप्पू यादव के साथ, उसमें डिवीजन है। लगता है कि आधा आधा होगा, और आधा आधा हुआ तो पंकज भाई ये संतोष कुशवाहा के लिए एक अच्छी खबर लेके कल आएगा जी। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी कुछ 1-2 बातें ऐसी बोली हैं जो कि देश में चर्चा का विषय बन चुका है। डॉक्टर संजय, क्या बिहार में वो मुद्दा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है? प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस आएगी तो आपका मंगलसूत्र तक छीन लिया जाएगा। कल सैम पित्रोदा ने कह दिया विरासत टैक्स लगना चाहिए जैसे यूएसए में लगता है। वैसे यूएसए के भी कुछ राज्यों में लगता है, 5-6 राज्यों में लगता है, और मुश्किल से 1% आबादी इस टैक्स के दायरे में आती है। लेकिन सैम पित्रोदा ने जिस तरीके से पेश किया उसको बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से भुनाया। देखिए 3 चीजों को बीजेपी जनता के बीच में रख रही है। एक तो ये कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि यहां के संसाधनों पे पहला हक मुसलमान का है। उन्होंने माइनॉरिटीज कहा था और फिर कहा था पर्टिकुलरली मुस्लिम्स। तो उसके बाद बीजेपी कह रही है कि देखिए ये पहले क्या कह रहे थे। उसके बाद एक चीज और बात हुई थी कि 72,000 रुपए 20% आबादी को दी जाएगी। तो सैम पित्रोदा ने कहा था मिडिल क्लास को टैक्स भरना होगा, मतलब मिडिल क्लास पर चोट। अब इनके घोषणा पत्र में है कि संपत्तियों का सर्वे होगा।
अब बीजेपी जोरदार तरीके से उठा रही है कि सर्वे कर आपका मंगलसूत्र तक छीन लिया जाएगा। उस पर सैम पित्रोदा कह देते हैं विरासत टैक्स पे चर्चा होनी चाहिए। क्या बिहार में यह मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है? क्या आपको लग रहा है कि अगर यह मुद्दा होगा तो निश्चित तौर पर महागठबंधन कांग्रेस एलआई के तरफ से मिडिल क्लास मुंह मोड़ लेगा? ऐसा कुछ चर्चा आप सुन रहे हैं बिहार में, खासतौर पर कल दूसरे फेज का चुनाव? नहीं, देखिए बिहार देश से बाहर नहीं है और बिहार तो बहुत वाइब्रेंट स्टेट है। यहाँ तो चीजें तुरंत कनेक्ट होती है ना, और खास करके जो राजनीतिक सक्रियता है और राजनीतिक समझदारी, इस मामले में तो बिहारियों को माना जाता है कि वो और राज्यों की अपेक्षा बेहतर समझते हैं। तो घुसपैठियों को लेकर के उन्होंने सवाल किया था प्रधानमंत्री जी कि क्या आपकी संपत्ति घुसपैठियों को बांट दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि जिनको ये छूट दी गई है कि आप अपनी संख्या जितनी भी बढ़ा लें, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, तो क्या आप अपनी धन अपनी संपत्ति उनको बांट देंगे। और इसका उन्होंने कोरिलेट किया था जो उनका 75% आरक्षण की बात है उसको लेकर, जो कह रही है वो मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने जो लाई है कि हम एक बार फिर जातीय सर्वे कराएंगे और सामाजिक आर्थिक आधार पर हम फिर चीजों को इक्वली देखेंगे कि कौन लोग अभी वंचित हैं, कौन लोग छूट गए हैं। खैर, वहां तक कांग्रेस सफाई ही दे रही थी। हालांकि मैंने कल देखा कि कल कई कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने सैम पित्रोदा के बयान को कहा कि वो उनका निजी बयान है, लेकिन उन्होंने तो बजाते अमेरिका का उदाहरण देते हुए बताया कि जिस तरह से यहाँ पर विरासत टैक्स लगता है, आपके पास भी कोई संपदा है, संपत्ति है, तो बहुत तरह का टैक्स तो आप देते ही हैं, आपको ये टैक्स भी पे करना होगा। स्वाभाविक है कि मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास जो आप कह लीजिए, उसके पास कुछ भी अगर बचा करके कई पीढ़ियों से अगर रखा हुआ है और उस पर अगर इन्होंने इशारा किया है, तो एक अंदर से एक बात तो है कि चीजें को तो वो कनेक्ट की है, लगा है कि प्रधानमंत्री जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो, और मैंने तो कई डिबेट इस पर किया है। मैंने कहा कि ये रूस में ही हुआ था कि जब लेनिन आए थे तो उन्होंने जमीन बांटना शुरू कर दिया था कि भाई जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दे दीजिए। और हुआ क्या था कि कई सैनिक जो सेना में नौकरी कर रहे थे, उनको लगा कि अगर हम नौकरी करते रहेंगे तो जमीन का हिस्सा हमें नहीं मिलेगा, और सेना छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके वो आ गए थे कि हमारे हिस्से में भी जमीन मिलेगी, क्योंकि हमारे पास जमीन नहीं है। तो क्या वाम दलों का प्रभाव है इनके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर? क्या लेफ्ट की तरह या समाजवादी सोच इनकी आ गई है, या जो कांग्रेस की सोच जो हमेशा मंडल के खिलाफ रही, जो हमेशा जाति के खिलाफ रही? भाई आप और हम और सब लोग इस नारे को तो सुने थे ना, जात पर न पात पर। वो कांग्रेस कंप्लीट जाति की बात अब करने लगी है। वो कहने लगी है कि जो 75% तक का हम रिजर्वेशन ले जाएंगे उसमें आर्थिक असमानता को दूर करेंगे। और आर्थिक असमानता को कैसे दूर करेंगे, वो तो छायावाद में बोल रही थी कांग्रेस। सैम पित्रोदा ने तो कहा कि अगर सारे टैक्सेस से काम नहीं चलेगा तो विरासत टैक्स लगा देंगे। निश्चित रूप से जो आपके सवाल हैं कि क्या बिहार के मन मस्तिष्क पर मतदाताओं का और यही सवाल मैं अपने संवाददाता शिवम से पूछना चाहूंगा, क्योंकि वो भागलपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं। भागलपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों जो चर्चा कर रहे हैं शिवम, क्या उसका असर भागलपुर की जनता में है क्या? और मैं मोहित पंडित से भी पूछूंगा कि पूर्णिया में भी इसका कोई असर है क्या, या सिर्फ स्थानीय मुद्दे ही दिखाई पड़ रहे हैं, जातिगत कैलकुलेशन ही दिखाई पड़ रहा है, जातिगत समीकरण ही दिखाई पड़ रहा है भागलपुर में? जी पंकज जी, भागलपुर में स्थानीय मुद्दे ही पूरी तरह से हावी हैं, क्योंकि स्थानीय मुद्दे ही इतने सारे हैं कि लोगों को यहाँ से बाहर झांकने का मौका नहीं मिल रहा है।
इसलिए लोग जो हैं वो जाति समीकरण के साथ साथ स्थानीय मुद्दे को देखते हुए ही वोट करने जा रहे हैं। और बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस से जो प्रत्याशी इस बार है मैदान में है, वो पहली बार ऐसा लग रहा है कि वो जदयू को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि धन बल से भी मजबूत है, साथ ही साथ उनके साथ एमवाई फैक्टर भी जो है वो भी उनकी तरफ दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महागठबंधन के हैं तो मुस्लिम और यादव पहले से उनके साथ हैं। और बात रही स्थानीय मुद्दे की, तो यहाँ पर एयरपोर्ट का मुद्दा हो जो पिछले 2 पंचवर्षीय से लगातार चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। जिस जगह पर अभी एयरपोर्ट है उस जगह पर हम लोग सोसाइटी बसाने की प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ ज्ञान की धरती है ये, अंग क्षेत्र ज्ञान का धरोहर रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, एक शताब्दी में हम लोग देश विदेश को ज्ञान बांटा करते थे, और वहां पर जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग जो है वो लगातार उठती जा रही है, जिस वजह से मुद्दे जो है स्थानीय कुछ ज्यादा ही केंद्र के मुद्दे से ज्यादा हावी नजर आ रहे हैं भागलपुर में। नहीं, पर सवाल ये उठता है सरोज जी कि लोग जितने उदासीन दिखे थे पहले फेज में, उसकी बड़ी वजह क्या थी? स्थानीय उम्मीदवार के प्रति उनकी नाराजगी थी, या बीजेपी जो मुद्दे ला रही थी वो लोगों को आकर्षित नहीं कर रहा था, या मौसम ही सबसे बड़ा फैक्टर था? लेकिन फिर भी अगर लोग मतदान में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो इसका मैसेज क्या जाता है? क्या वो माहौल दूसरे फेज से पहले चेंज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको? देखिए, जो पहले चरण में कम वोटिंग हुई है, पिछले बार भी हम लोग चर्चा किए थे, तो ये गर्मी एक वजह है। लेकिन लोग कहते हैं कि गर्मी केवल बिहार में नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी पड़ रही है, मध्य प्रदेश में भी गर्मी है, राजस्थान में भी गर्मी है। तो गर्मी एक फैक्टर है, लेकिन उतना बड़ा फैक्टर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो सेकेंड फेज में जो 5 सीटें हैं वहां जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं, ये देखना पड़ेगा। और क्या भाजपा और चिराग के कैडर उसमें 100% अपना एनर्जी देते हैं या नहीं देते हैं? अभी तक की जो खबरें हैं वो यही है कि वो जो जज्बा और जुनून दिखना चाहिए भाजपा के कार्यकर्ताओं में, कैडर में, चिराग के कार्यकर्ताओं कैडर में, वो जज्बा और जुनून दिख नहीं रहा है। और इसका असर पंकज भाई कल के वोटिंग पर भी पड़ना तय है। हमारे पास जो खबरें हैं जो 5 सीटों से आ रही है, वो यही कहानी कहती है कि जितना वोटिंग पहले चरण में हुआ था, अगर उतनी भी हो जाए तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। इसका सीधा कारण यही है, उदासीन है भाजपा के कैडर और कार्यकर्ता, उदासीन है चिराग पासवान के कैडर और कार्यकर्ता, बाकी और सहयोगी दलों को। जनता दल यूनाइटेड की अपनी जो ताकत है वो अपनी ताकत के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब तक उसको एड ऑन नहीं करेगा भाजपा का कैडर कार्यकर्ता, चिराग का, उपेंद्र कुशवाहा का, जीतन राम मांझी का, तब तक वोटिंग परसेंटेज बढ़ना नहीं है। संगठन के आधार पर पूरे बिहार में जो है वो भाजपा सबसे मजबूत है, हर बूथ पर उसके कैडर हैं, कार्यकर्ता हैं। अगर वो मोबिलाइज करेगा तभी मामला वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है, नहीं तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के कोई आसार फिलहाल तो दिखते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं पंकज भाई। नहीं, पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा मोहित कि क्या भाजपा के कार्यकर्ता पूर्णिया में संतोष कुशवाहा के साथ मिलजुल करके काम कर रहे हैं, या वहां भी नाराजगी है? इस बात को नाराजगी है कि पूर्णिया में जेडीयू को बार बार टिकट क्यों दे दिया जाता है? क्योंकि एक चर्चा टिकट वितरण से पहले ये उठी थी कि पूर्णिया इस बार बीजेपी के खाते में जा सकती है। देखिए, पूर्णिया जो सीट है ये पहले भाजपा के विधायक थे, अभी जो सांसद वर्तमान में है संतोष कुशवाहा। तो लगातार ये उस समय चर्चा चल रही थी कि संतोष कुशवाहा को हराने के लिए भाजपा यहाँ से किसी अति पिछड़ा को ही टिकट देगी। और फिर ये भी क्या लगाए जा रहे थे कि अगर किसी कांग्रेस अगर पप्पू सिंह को टिकट दे देती है तो ये संतोष कुशवाहा जो है वो भाजपा में चले जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। गठबंधन होने के बाद सारा समीकरण वो बिगड़ गया। इस समीकरण बिगड़ने के बाद भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो अंदर से थोड़ा नाखुश भी दिखे। अभी जो रैली वगैरह हुई थी इसमें जहां तक हम लोग जो देख रहे थे सिर्फ तीर यानी कि जदयू का झंडा दिख रहा था, बीजेपी का झंडा काफी कम, ना के बराबर था, ना के बराबर दिख रहा है। और यहाँ पर डिप्टी सीएम चिराग पासवान वगैरह बहुत सारे लोगों ने कैंप किया, मगर इस कैंप का उनको कोई ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ जो बेसिक बुनियादी जो मुद्दा है, जो यहाँ पर एयरपोर्ट का मुद्दा था, पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से ही मोदी जी विशेष राज्य का दर्जा की बात यहाँ किए थे, मगर वो मिला नहीं। इस बात को तेजस्वी यादव बार बार
यहाँ लोगों को बताएं, मगर ये फैक्टर यहाँ काम नहीं किया। अंततः ये सारा फैक्टर जो है ये पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच घूम के रह गया। अभी जो ये लड़ाई है अब ये संतोष कुशवाहा वर्सेस पप्पू यादव के आसपास हो चला है। पर डॉक्टर संजय, पहले चरण में नवादा में बीजेपी लड़ी थी, औरंगाबाद में बीजेपी लड़ी थी, यहां भी वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा तो था नहीं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी अगर बीजेपी जेडीयू के बीच में बेहतर समन्वय नहीं है तो ये तो रिफ्लेक्ट बांका में भी करेगा, ये रिफ्लेक्ट कटिहार में भी करेगा, ये रिफ्लेक्ट पूर्णिया में भी करेगा, ये रिफ्लेक्ट भागलपुर में भी करेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर ये स्थिति बनी हुई रहती है तो इस बार भी दूसरे चरण में मतदाता उत्साहित नहीं दिखेंगे? क्योंकि बीजेपी में कॉन्सेप्ट तो पन्ना प्रमुख तक का है, जिसकी जिम्मेदारी अपने पन्ना के तमाम मतदाताओं को वोटिंग केंद्र तक ले जाने की। क्या आपको दिखता है कि इस बार सिर्फ जेडीयू चुनावी मैदान में है? अगर बीजेपी एग्रेसिवली जेडीयू के साथ नहीं आई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी देखिए, बीजेपी का अपना चुनाव हो या जेडीयू के कैंडिडेट, जहां इस बार तो 5 कैंडिडेट जो हैं वो जेडीयू के हैं, तो जहां तक एग्रेसिव होने की बात है वो बात शायद टेकन फॉर ग्रांटेड बीजेपी के लोगों ने ले ली है कि मोदी का नाम ही काफी है, बस एक नरेंद्र मोदी का नाम लेना है और चीजें परिणाम में बदल जाएगी। तो जहां पर चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली जाती है और सफलता अगर बार बार मिलती है तो कार्यकर्ताओं में उदासीनता आ जाती है, ये स्वाभाविक बात है। रह गई बात कि फर्स्ट फेज में जब कम वोटिंग हुई थी, इसके बाद कहा जाता है कि बीजेपी ने अपने कोर जो इनके जो कार्यकर्ता थे उनके साथ एक बैठक की थी और उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से आप उदासीन रहेंगे तो परिणाम कुछ और हो सकता है। और ये न केवल बिहार में बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी जो 102 सीटों पर चुनाव हुआ था वहां के लोगों से भी बात हुई। इस बार भी जो कार्यकर्ता, जो पन्ना प्रमुख की बात आप जो कर रहे हैं, वो सक्रियता नहीं दिख रही है। वो लग रहा है कि अगर मोदी जी हैं तो चीजें अनुकूल हो जाएगी। हाँ, जेडीयू इन 5 सीटों पर अपनी प्रतिष्ठा को जरूर दांव पर लगाए हुए है। नीतीश कुमार जी का जाना, हालांकि बीजेपी के भी कई कद्दावर नेता गए हैं। अब कल 26 अप्रैल को पूर्णिया में और ये 5 जगहों पर चुनाव है और अररिया में प्रधानमंत्री जी की सभा है। स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो उसका एक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये सब अगल बगल का क्षेत्र है। लेकिन कोऑर्डिनेशन पर तो हम सवाल नहीं उठा सकते हैं कि जेडीयू और बीजेपी में कोऑर्डिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि वो तो दिखता है। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी नेता ऊपर से मिल जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में जो एक दूरी बन जाती है वो इतना जल्दी नहीं पाटा जाता है, वो चुनाव हो चाहे जो। लेकिन जो जातीय कॉम्बिनेशन है, वो जातीय कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं से एनडीए को डेंट कर रहा है। और जो नवादा का आपने जिक्र किया, अशोक महतो ने कहीं ना कहीं से, चूंकि श्रवण कुशवाहा वहां उम्मीदवार थे, अशोक महतो ने अपने लोगों को कम्युनिकेट करने में, कन्विंस करने में सफलता पाई थी और जिसकी वजह से उनके लोग कम निकले थे और वोटिंग परसेंटेज गिरा था। लेकिन औरंगाबाद में या और जगहों पर बड़ा ही पॉलिटिकल टाइप की वोटिंग लोगों ने की, तो 50% तक तो खैर वहां पहुंच गया। 5% गिरने के बाद भी नवादा में तो आश्चर्यजनक गिरावट आई कि 41 पॉइंट कुछ % आ गया। पूर्णिया में जो मेरी जानकारी है अभी तक, पप्पू यादव भावनात्मक तौर पर जो वहां के लोग हैं, जाति जो हो, धर्म जो हो, उसको कनेक्ट करने में सफल रहे हैं। लड़ाई संतोष कुशवाहा से साफ साफ दिखती है कि अगर एक तरफ पप्पू यादव के साथ लोग हैं खड़े, ठीक है, बीमा भारती के लिए 48 विधायक और एमएलसी के साथ तेजस्वी जी ने कैंप किया, कोशिश की, लेकिन खेल में बहुत डेंट नहीं लगा है। ठीक है, कुछ मुस्लिम समाज के लोग, कुछ यादव समाज के लोग जो मुखर हैं, जो लालू प्रसाद के प्रति मानते हैं कि लालू प्रसाद ही हैं जो बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं या एनडीए गठबंधन को हरा सकते हैं, जरूर उनके साथ खड़े दिखते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग अभी भी पप्पू यादव के साथ वहां खड़े हैं। तो पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा, चलिए इसमें ये बात, लेकिन कल का एक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री अररिया से बोल रहे होंगे सरोज सिंह। क्या आपको लगता है सरोज जी
कि प्रधानमंत्री का अररिया से भाषण, उनके साथ नीतीश कुमार भी होंगे। अब सवाल उठता है कि इसका असर खास तौर पर 3 चुनाव क्षेत्र पर पड़ेगा क्या, क्योंकि पूर्णिया और किशनगंज में ट्रायंगुलर फाइट बताया जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, और कटिहार में कहा जा रहा है कि ध्रुवीकरण हो गया है। तो आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि कल अररिया से प्रधानमंत्री बोल रहे होंगे और इसका साफ साफ असर आसपास के 3 लोकसभा क्षेत्रों पर दिखेगा क्या, चाहे वो पूर्णिया हो, चाहे वो किशनगंज हो, चाहे कटिहार हो? देखिए पंकज भाई, प्रधानमंत्री का जो अपना चुनाव करने का स्टाइल है, या स्ट्रेटजी कहिए, स्टाइल से ज्यादा स्ट्रेटजी कहिए, कि जो जहां से चुनाव वाले दिन, मतदान वाले दिन जहां से वो भाषण करते हैं, उसके आसपास के क्षेत्रों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। 19 के चुनाव में भी देखा गया। और अररिया से जब वो बोल रहे होंगे तो निश्चित तौर पर किशनगंज, पूर्णिया, इन सब चीजें वहां के वोटर भी प्रभावित होंगे। एक माहौल बनता है कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो आसपास की सीटें, ये 19 में भी देखा गया है। और देखा क्या गया है, वहां नतीजे भी आए। 19 का रिजल्ट, जहां जहां वोटिंग थी उसके आसपास के क्षेत्रों में वो जहां भाषण दिए हैं वहां परिणाम भी आया है। तो उसी को फॉलो किया जा रहा है। अररिया में भाषण होगा तो असर तो उसका किशनगंज में भी पड़ेगा, पूर्णिया में भी पड़ेगा और कटिहार में पड़ेगा। और जब नीतीश कुमार साथ होंगे तो स्वाभाविक है और ज्यादा असर पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रेटजी के तहत प्रधानमंत्री करते हैं, हर चुनाव में करते हैं, और बिहार के चुनाव में भी ये हो रहा है। और इसका हमको लगता है कि इसका अच्छा असर पड़ेगा वोटिंग में। बांका और भागलपुर की स्थिति आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? क्योंकि देखिए दोनों जगह वही उम्मीदवार हैं जेडीयू के तरफ से। क्या एंटी इनकम्बेंसी हावी है या मोदी का चेहरा हावी है? आप किस तरह की स्थिति देख रहे हैं दोनों सीट पर? देखिए, बांका में जो खबर आ रही है, वहां एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो कुछ निर्दलीय उम्मीदवार थे जिनका रिजेक्शन हो गया कैंडिडेचर तकनीकी कारणों से, जैसे एक बड़ा नाम था उसमें जवाहर झा ने खुलकर जयप्रकाश यादव को समर्थन कर दिया। तो जो वोट बटना था, सवर्णों के जो भी वोट जवाहर झा ले जा रहे थे, खासकर ब्राह्मणों के, कुछ राजपूतों का समर्थन भी जवाहर झा को मिल रहा था। अब वो निश्चित तौर पर वो जयप्रकाश यादव के साथ हो गए हैं, तो वो वोट इधर ट्रांसफर होगा। एक ट्रेंड ये भी बांका में देखा जा रहा है कि जो गिरधारी यादव से नाराज अपर कास्ट वोटर है, उनका रुझान है जयप्रकाश यादव जी की तरफ। वो धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है। हो सकता है अगले 24 घंटों में वो गोलबंदी और तेज हो जाए। अगर ये ट्रेंड कायम रहा अगले 24 घंटे तक, तो जयप्रकाश यादव को बहुत ज्यादा फायदा वहां मिलने जा रहा है। क्योंकि यादवी संग्राम है, यादव वोट बटना है वहां पर, ये तय है। लेकिन अगर प्लस ले जाते हैं, ये अपर कास्ट वोट ले जाते हैं, तो जो पड़ला है वो बांका में जयप्रकाश यादव का अपर एज हमको दिखने लगेगा। रात तक और गोलबंदी तेज होगी, लेकिन अभी जब तो हम आपसे बात कर रहे हैं वो गोलबंदी का सिलसिला शुरू हो गया है। और जवाहर झा के आने के बाद ये सिलसिला और तेज हो गया है। पंकज भाई, भागलपुर की बात भी करिए, थोड़ा बताइए। तो जो स्थिति है, बुलो मंडल के आने के बाद जो बिरादरी है, अति पिछड़ा वोट है, उसमें बहुत बिखराव की नौबत नहीं है। वो वोट अजय मंडल के साथ है। लेकिन सबसे निगेटिव पार्ट है अजय मंडल का कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है उनकी, और उसी का फायदा अजीत शर्मा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नेहा शर्मा लगातार रोड शो कर रही है। यूथ के बीच एक ग्लैमर है, उसका अट्रैक्शन है, वो कितना कन्वर्ट होता है ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन अब अजीत शर्मा के लिए प्लस पॉइंट ये है कि एंटी इनकम्बेंसी उनकी इतनी ज्यादा है कि वो अजीत शर्मा को प्लस कर रही है। इसके अलावा जो कहा जा रहा था कि मुसलमानों में गुस्सा है, स्वाभाविक गुस्सा है दंगे को लेकर, उस गुस्से का प्रकटीकरण नहीं हो रहा है उस हिसाब से। और मुस्लिम वोटरों की भी एक जो जमावड़ा है वो अजीत शर्मा के आसपास, जिसको आप माई वोट कर सकते हैं, वो गोलबंदी हो रही है। बाकी अजीत शर्मा वहां से विधायक हैं, उनका तो अपना है, कांग्रेस का वोट है। तो मिला जुला के अजीत शर्मा को हल्के में लेने की स्थिति नहीं है। अजीत शर्मा एक अच्छा फाइट दे रहे हैं अजय मंडल को, और मुकाबला बहुत ही शानदार भागलपुर का होने जा रहा है। क्या शिवम, जातीय समीकरण अजीत शर्मा के पक्ष में है या अजय मंडल के पक्ष में? क्योंकि बुलो मंडल भी साथ आ चुके हैं,
तो निश्चित तौर पर अति पिछड़ा का झुकाव उधर होगा। कल जेपी नड्डा भी गए थे, नीतीश कुमार भी सभा कर चुके हैं, वैसे राहुल गांधी भी गए थे, लेकिन पलड़ा किसका भारी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है वहां पर, अगर तमाम चीजों को हम देखें तो? देखिए पंकज जी, जातीय समीकरण की बात करें तो जदयू से प्रत्याशी जो है अजय मंडल, वो गंगोता जाति से आते हैं। ऐसे में अति पिछड़ा और पिछड़ा का वोट, गंगोता का वोट उनकी तरफ साफ तौर पर शिफ्ट होता दिख रहा है। लेकिन जैसा अभी बता रहे थे, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये सीट जो है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि टक्कर इस बार एंटी इनकम्बेंसी की वजह से करारी टक्कर है, और अजीत शर्मा जो है वो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा लगातार उठा रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये जरूर है कि जो हमारे नेता थे वो हमारे बीच नहीं पहुंचे हैं। लगातार हम लोगों ने भी जहां से ग्राउंड रिपोर्ट की वहां का ये कहना था कि 5 साल में वो हम लोगों से मिलने के लिए नहीं आए, जिसका फायदा अजीत शर्मा उठा रहे हैं। और लेकिन कहा जाए तो जाति के साथ साथ, गंगोता के साथ साथ मोदी फैक्टर भी जो है वो अजय मंडल की ओर शिफ्ट होता दिख रहा है, क्योंकि अजय मंडल चाहे फील्ड में जाएं या ना जाएं, लेकिन यह कहकर वो वोट जरूर ले रहे हैं कि हम लोग मोदी का परिवार है। और अगर आप तीर छाप पर बटन दबाते हैं तो सीधा सीधा वोट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगा, वो उनकी हाथों को मजबूत करेगा। इस वजह से जातीय समीकरण उनकी तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। लेकिन बात दरअसल जैसे इन्होंने की कि दंगे वाली बात है, तो दंगे वाली बात के बाद से कांग्रेस की तरफ जो है वो वोटर्स जो है वो रुझान कम हुआ था, लेकिन इस बार जो है लगभग कांग्रेस के वोटर्स, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो यादव वोटर्स हो, वो सीधे तौर पर अजीत शर्मा यानी महागठबंधन प्रत्याशी का साथ देते नजर आ रहे हैं। चलिए, अब आज का एक डेवलपमेंट है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूट्यूबर मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल मनोज तिवारी ने करा दिया डॉक्टर संजय, और उसके बाद चर्चा बड़ी तेज हो उठी है। सरोज सिंह के पास भी मैं आना चाहूंगा, लेकिन डॉक्टर संजय सीधा सवाल है और मैं चाहूंगा थोड़ा शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। क्या इसके बाद मनोज तिवारी पावर स्टार पवन सिंह को भी मनाने में कामयाब होंगे? क्योंकि इसके बाद चर्चा शुरू हो गई है कि बेतिया बचाने के लिए मनीष कश्यप को मना लिया गया, काराकाट बचाने के लिए पावर स्टार पवन सिंह को भी मना लिया जाएगा, क्योंकि मनोज तिवारी ने कहा है वो बात करेंगे, दोनों के पुराने संबंध भी हैं। और निश्चित रूप से मनीष कश्यप जब वो लौटे तमिलनाडु के जेल से, फिर बेऊर जेल से, तो उन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी कि हम चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव वो लड़ भी रहे थे। गुंजन सिंह के लिए उन्होंने प्रचार भी किया था नवादा में, और वो गुंजन सिंह के साथ कई जगह देखे भी गए थे। तो लगा कि ये कहीं खेल न बिगाड़ दें, और खास करके संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष पहले रहे हैं, तो इसके लिए इनको मनाया गया, समझाया गया, और हमको लगता है कि इनको आश्वासन दिया गया। और आज तो मनीष कश्यप के बोल ही बदल गए कि मैं तो राष्ट्रहित में, देश हित में, मैं हमेशा भाजपा के साथ खड़ा रहा हूं। और एक तरह से तेजस्वी पर उन्होंने सीधे सीधे अटैक भी किया कि मुझे बस एक ही परिवार से लड़ाई है, और वो लड़ाई लालू परिवार की लड़ाई। तो निश्चित रूप से ये जो मनोज तिवारी हैं, अब ये लोग तो एक ही भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, और पवन सिंह को भी अगर इनको टास्क दिया जाएगा कि जरा पवन सिंह को संभालिए, नहीं तो एक कुशवाहा समाज को तो ऐसे ही डेंट किए हुए लालू प्रसाद उम्मीदवारी दे करके, और कहीं अगर उपेंद्र कुशवाहा, और ये बातें आई भी, ये गुस्सा आना शुरू हो गया है कुशवाहा समाज का कि क्या केवल उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए ही इस तरह के उम्मीदवार मिलते हैं जो रोड शो करने लगते हैं और अपना तेवर दिखाने लगते हैं। मुझे लगता है कि पवन सिंह को भी मना लिया जाएगा, उनको भी कहा जाएगा कि आपको राजनीति में जगह दी जाएगी। ठीक है, आपको लोकसभा आप नहीं लड़े तो राज्यसभा से भी संभावना है, MLC बना के आपको एडजस्ट किया जाएगा, आपको सम्मान पार्टी देगी, लेकिन आप काराकाट से निकलिए। तो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं मनीष कश्यप के साथ साथ, और इस तरह के लोग जो सोडाबाटरी जो उसमें रहते हैं, इनको लगता है कि एक हम जो छवि बना रहे हैं और इसके आधार पर हम चीजों को परिणाम में बदल लेंगे, लेकिन दो तरफ ये लोग रहते हैं। इनको पता होता है कि वास्तविकता क्या है, तो एक वातावरण तो बनाते हैं वोट काटने का, लेकिन दूसरी तरफ एक दरवाजा खुला रखते हैं कि अगर कोई ऑफर मिलता है तो बुरा क्या है, इस तरह का रिस्क लेना शायद उचित नहीं है। तो पवन सिंह भी इस बात को समझ रहे होंगे कि काराकाट की लड़ाई में हम बहुत कुछ नहीं कर लेंगे,
हाँ ठीक है, कुछ वोट आ जाएगा एक सम्मानजनक, किसी को हरा देंगे, किसी को जिता देंगे, अपने हम जीतने की स्थिति में नहीं है। तो मनोज तिवारी को या जो लोग भी होंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के तो कई लोग हैं जो इनके साथ हैं, उनको टास्क दिया जाएगा। क्या सरोज जी आपको लग रहा है कि पवन सिंह मनीष कश्यप के रास्ते पर आ जाएंगे? क्योंकि मनोज तिवारी ने कहा है कि पवन सिंह से बात करेंगे। पवन सिंह ने जबरदस्त रोड शो किया है और जिस तरीके से पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है, पवन सिंह तो यहां तक कह रहे हैं कि उनकी मां ने उन्हें काराकाट के लिए सौंप दिया है। ये सब कहने के बाद क्या पवन सिंह मनोज तिवारी की बात में आ जाएंगे? क्योंकि मनोज तिवारी ने कहा है उनसे बात करेंगे, दोनों के संबंध भी अच्छे हैं। बेतिया को बचाने के लिए मनीष कश्यप को साध लिया गया, क्या काराकाट को बचाने के लिए पवन सिंह को साध लिया जाएगा? देखिए, लगता तो नहीं है। देखिए, दोनों को दो तरफ देखना पड़ेगा, मनीष कश्यप को और पवन सिंह को। तो पवन सिंह का जो कद है और जो उसका स्टेचर है और जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो एक अलग जोन में है। का मनीष कश्यप से बहुत लेना देना नहीं है, उनकी तुलना करना भी ठीक नहीं होगा। आपका सवाल है कि क्या मनोज तिवारी पवन सिंह को मना लेंगे? तो जो स्थितियां हैं काराकाट की, अगर मनाने वाली स्थिति होती तो इतना बड़ा रोड शो और मां के नाम का उपयोग की मां ने हमको भेजा है, इस तरह का बयान वो देते ही नहीं देते। कहीं ना कहीं से वो मन बना के आए हैं कि काराकाट से उनको चुनाव लड़ना है। वो बहुत सोच समझ के उन्होंने फैसला लिया। वो आरा नहीं गए, वो दूसरे क्षेत्रों में नहीं गए, उन्होंने काराकाट को चुना है। तो स्वाभाविक है कि एक स्ट्रेटजी है उनके दिमाग में, और जिस तरह का रोड शो उन्होंने किया, जो रिस्पॉन्स उनको मिला काराकाट को लेके, इससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और मनोज तिवारी उनको मना लेंगे, हमको तो नहीं लगता कि उनकी बात मनीष कश्यप और पवन सिंह के अंतर को समझना पड़ेगा कि दोनों में कितना बड़ा अंतर है। दोनों को एक तराजू में नहीं रखा जा सकता है। पवन सिंह बड़ी चीज है और उनके फॉलोअर्स सोशल मीडिया से लेकर तमाम उनकी जो लोकप्रियता है वो देश दुनिया भर में है। तो पवन सिंह वापस लेंगे। अगर हमारी राय तो यही है कि वो वापस नहीं लेंगे अपना, वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। और मनोज तिवारी उनको मना लेंगे, उस लेवल पर तो वो मानने वाले नहीं है। अगर बहुत हाई लेवल पर कोई बात हुई तो समझ में आती है, लेकिन मनोज तिवारी के लेवल पर कोई निगोशिएशन हो जाएगा कि पवन जी आप मुंबई बैठिए या दिल्ली बैठिए, ये मुझको नहीं लगता कि ये होने वाला है। तो ये कहा जा सकता है कि बिहार में पप्पू यादव के बाद दूसरे ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं डॉक्टर संजय, जो कि जीतने की स्थिति में हैं या उपेंद्र कुशवाहा को हराने की स्थिति में? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को हराने की स्थिति में होंगे, जीतने की स्थिति में पवन सिंह नहीं है। हाँ, साधन संपन्न पवन सिंह है। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो उन्होंने धन कमाया है, उस धन का ग्लैमर है। वो हेलीकॉप्टर से मुंबई से काराकाट पहुंच रहे हैं। जो भीड़ है, उस भीड़ को वो अपने तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। लोगों के बीच में वो कह रहे हैं कि साधन की कोई कमी नहीं होगी। इन सारी चीजों का पवन सिंह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये चीजें जो होती है ना, ये एक बाह्य आवरण होता है, अंदर की सच्चाई कुछ और होती है। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग अगर सफल नहीं होंगे तो यहाँ तक कि बड़े कद्दावर भाजपा के नेता को भी टास्क दिया जाएगा कि आप किसी भी कीमत पर पवन सिंह को समझाइए। क्योंकि मगध की राजनीति को, फिर मैं बता रहा हूँ, मगध की राजनीति को कुशवाहा समाज के उम्मीदवार को दे करके लालू प्रसाद ने उसको दूसरे तरीके से किया है। शाहाबाद में किसी भी कीमत पर ये कुशवाहा समाज को नाराज करना बीजेपी नहीं चाहेगी। बिल्कुल, आपने ये बड़ी बात कह दी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पवन सिंह को, जो कि पावर स्टार कहे जाते हैं, उनका जबरदस्त आकर्षण है और बड़े ही जोरदार तरीके से काराकाट में उतरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को अपना आदर्श भी बताते हैं, राष्ट्रवादी भी बताते हैं। फिर भी क्या पवन सिंह मान जाएंगे? क्या उन्हें मनोज तिवारी मना लेंगे या कोई और बड़े नेता को कूदना पड़ेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कल चुनाव है, चुनाव के जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताते रहेंगे। बिहार की बात में शिवम आपका, मोहित पंडित आपका, सरोज सिंह जी आपका और डॉक्टर संजय कुमार आपका शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।
तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।